हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेमीकंडक्टर्स की यूनिट शुरू करेंगे। सेमीकंडक्टर्स को जानने से पहले हम जानेंगे पहले कंडक्टर्स के बारे में, फिर इसके बाद इंसुलेटर्स के बारे में, फिर सेमीकंडक्टर्स के बारे में। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। हम लोग ने इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वाले चैप्टर में कंडक्टर्स के बारे में जानना था कि कंडक्टर्स वे सब्सटेंस है जिसमें इजीली करंट फ्लो कर सके। करंट इजीली फ्लो कर सके तो ऐसा तभी होता है जब उसमें लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। दे मस्ट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इनकी कंडक्टिविटी लार्ज होनी चाहिए और इनकी रेजिस्टिविटी वेरी लो होनी चाहिए। जितनी भी मेटल्स हैं, ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। इसमें आसानी से करंट का फ्लो होता है और इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही स्मॉल होती है। अब इंसुलेटर्स, तो जिसमें करंट का फ्लो ना हो या नेग्लिजिबल फ्लो हो, जिनमें नेग्लिजिबल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, जिनकी कंडक्टिविटी वेरी लो हो, जिनकी रेजिस्टिविटी वेरी लार्ज हो, ऐसे सब्सटेंस को हम इंसुलेटर्स कहेंगे, बैड कंडक्टर्स कहेंगे। तो लकड़ी है, प्लास्टिक है, कागज है, कपड़ा है, तो ये सब डेली लाइफ में आप लोग जानते हो कि बैड कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं। अब इन दोनों के, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच की प्रॉपर्टी जिन सब्सटेंस में होती है उनको आप लोग सेमीकंडक्टर्स के नाम से जानते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि सेमीकंडक्टर्स में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में होंगे। इनके नंबर्स, इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से बहुत कम और इंसुलेटर से बहुत ज़्यादा होगी और इनकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स की तुलना में ज़्यादा और इंसुलेटर्स की तुलना में बहुत कम होगी। तो इस चैप्टर में हम लोग सेमीकंडक्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर्स बारे में जानेंगे, इनसे जो रिलेटेड डिवाइसेस होती हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, सबके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स की पहले बात करेंगे। सेमीकंडक्टर के बारे में ज्ञान को बढ़ाने से पहले एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स की बात हम लोग करते हैं। तो एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स के बारे में बात करने के लिए हम लोग के दिमाग में जो पिक्चर है अभी किसी भी सॉलिड्स के रिलेटेड, उस पिक्चर को हम लोग सोचते हैं क्या है। हमारे दिमाग में पिक्चर कोई भी सॉलिड एटम्स से मिलकर बना होता है और एटम्स में क्या होता है, एटम्स में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होती हैं। आप लोग जानते हो एटम्स में पॉजिटिव न्यूक्लियस, आपने एटम की यूनिट भी पढ़ी हुई है। तो एटम्स में न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट लेवल्स में, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो इनर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी एनर्जी सबसे कम है। उससे बाहर आएंगे तो उनकी एनर्जी और अधिक होगी, और बाहर आएंगे तो उनकी एनर्जी और अधिक होगी। तो इस तरह से जितना न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कम होती है, न्यूक्लियस से बाहर जाता है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये एक एटम की पिक्चर हमने दिखाई, ऐसे ढेर सारे एटम सॉलिड्स में होते हैं। अगर हम केवल सॉलिड में अब पिक्चर को इस बेसिस पे देखें कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के बेसिस पे देखें, तो हर एटम के जो इनर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होंगे, एक एटम के जो इनर मोस्ट ऑर्बिट के ये दोनों इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इनकी एनर्जी सेम होगी।
तो दूसरे एटम के भी इनर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होंगे 1s के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। तो सॉलिड में तो ढेर सारे एटम है, तो सारे एटम की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो अब हम पिक्चर इस तरह से देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के बेसिस पे देखेंगे। अब एक एटम के केवल इलेक्ट्रॉन को नहीं देखेंगे, उस सॉलिड में जितने भी एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी देखेंगे। जो सेम एनर्जी पर हैं वो सेम एनर्जी लेवल पे आ जाएंगे, जो डिफरेंट एनर्जी पे होंगे वो डिफरेंट एनर्जी लेवल पे आ जाएंगे। तो इस बेसिस पे एक हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो कि आपको बोर्ड पर दाहिने पार्ट पर नजर आ रहा है राइट साइड में, कि एनर्जी और इंटर एटॉमिक सेपरेशन, यानी दो एटम के बीच की जो सेपरेशन है और डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है, उसके बेसिस पे हम लोग इस पिक्चर को देखेंगे। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर सिलिकॉन का ले रहे हैं एग्जाम्पल, क्योंकि सिलिकॉन में सेमी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी किसी के भी ले सकते हैं। किसी बुक में सिलिकॉन का है, किसी में सोडियम का हो सकता है, किसी में अदर, यानी कंडक्टर या इंसुलेटर या सेमी कंडक्टर, किसी भी सब्सटेंस के एटम के बारे में हम बात करें। तो हमने सिलिकॉन की बात करी। सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसका कॉन्फ़िगरेशन बोर्ड पर आपको लेफ्ट साइड में दिखाई पड़ रहा है। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बोर्ड पे दिख रहा है। तो बोर्ड में आपको क्या देखना है ये भी मालूम होना चाहिए। हमारी फ़ोटो तो नहीं देखनी है, कि हमारी फ़ोटो से तो आपको कुछ मिलना नहीं है, ना हम फोटो से कोई आपसे नज़र मिला रहे हैं, ना इशारा कर रहे हैं कि क्या देखना है। इसलिए आपको बोर्ड पर ही कंसंट्रेशन करना है, और बोर्ड पे अगर किसी पॉइंट पर हम कुछ इम्पैक्ट दे रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो आपको तुरंत उसी साइड में देखना है। कोशिश करते हैं हम बता दें बोर्ड के लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है, लेकिन अक्सर तो ये बात जल्दीबाजी में ध्यान नहीं रहती। हम तो यही समझ रहे हैं कि तुम लोग देख रहे हो, तो इसलिए ध्यान रखिएगा बोर्ड के लेफ्ट साइड में आपको सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाई पड़ रहा है। सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 14 में देखिए 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 3p में 2 इलेक्ट्रॉन। ये एक एटम की बात हो रही है। और हम अगर जो सॉलिड सब्सटेंस हमने, तो ढेर सारे एटम्स होते हैं। सपोज कर लो 1 मोल की बात करते हैं, 1 मोल सब्सटेंस हम ले रहे हैं, तो 1 मोल के में कितने एटम्स होंगे, अवोगाड्रो के बराबर नंबर के बराबर एटम्स होंगे। और आप देख रहे हो कि एक एटम में 1s के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 मोल में 1s के कितने होंगे, एक एटम से 2, और 1 मोल में कितने एटम है, अवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1s में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। और ये सेम एनर्जी देखिए, आप ग्राफ पर आइए, दाहिने हिस्से पर आइए, तो एकदम लोवेस्ट वाला जो पिंक लाइन है, आपको 1s वाली लाइन आपको दिख रही है। तो 1s के 2n इलेक्ट्रॉन सबकी एनर्जी सेम होगी, तो वो इसी लेवल पर होंगे। इंटर एटॉमिक सेपरेशन ज़्यादा है तब भी, और सेपरेशन हम कम करते जाएं, कम करते जाएं, कम करते जाएं, तब भी इंटर एटॉमिक सेपरेशन जो एवरेज डिस्टेंस है, ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है R0, तो इस डिस्टेंस पर भी हर जगह देखिए पिंक लाइन को लेवल, इसकी एनर्जी क्या है, सेम है। इसी तरह 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक एटम के 2 और एक मोल में 2n इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 2s के भी सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्ड है, तो उनके सारे की एनर्जी सेम है। तो 2s की भी लाइन आपको दिखाई पड़ रही है। एटम्स दूर थे तब भी, और एटम्स पास आ रहे हैं तब भी एनर्जी आपको पिंक वाली लाइन देखिए सेम दिख रही है। तो सारे इलेक्ट्रॉन 2n इलेक्ट्रॉन सब सेम एनर्जी पे, एनर्जी एक्सिस पे देखिए, मिला दिए इसको, तो सबकी एनर्जी क्या है, सेम है। इसी तरह आप 2p के देखिए, एक एटम से 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक मोल में 6 × अवोगाड्रो नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे। और ग्राफ में जब आप देखेंगे तो 2p के सारे इलेक्ट्रॉन, 6n इलेक्ट्रॉन्स इसी एनर्जी लेवल पर हैं जाकर, सबकी एनर्जी क्या है, सेम है। और 3s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक एटम से 2 है, तो एक मोल में 2n होंगे। और 3p के कितने होंगे, 3p को ध्यान से देखो, एक एटम से 2 है, तो एक मोल में 2n
इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आप ग्राफ पे आएंगे, ग्राफ में जरा ध्यान से देखेंगे 3s की जो लेवल्स हैं, 3s की लेवल्स न्यूक्लियस से दूर हो जाती हैं और 3p की भी लेवल न्यूक्लियस से दूर हो जाती है। तो आप अपने ग्राफ में देखेंगे जब तक कि इंटर एटॉमिक सेपरेशन ज़्यादा है तब तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि दोनों 3s के 2n इलेक्ट्रॉन और 3p के 2n इलेक्ट्रॉन दोनों तो अलग अलग लेवल पे हैं। आपको ये दोनों लेवल अलग अलग दिख रही हैं। 2na इलेक्ट्रॉन यहाँ अलग है और 2na इलेक्ट्रॉन यहाँ अलग है, उनके एनर्जीज अलग अलग है। लेकिन जब ये इंटर एटॉमिक सेपरेशन घटी तो फिर एक ऐसा बीच में बैंड बन जाता है, दोनों लेवल को मिलाकर एक एनर्जी का बैंड बन गया जिसमें ये पूरे 2na3s के और 2na3p के मिलके 4na इलेक्ट्रॉन इस बैंड में कहीं भी रह सकते हैं। और जब सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, एटम्स के बीच की सेपरेशन इक्विलिब्रियम डिस्टेंस r0 के बराबर होती है, तो फिर आप देखेंगे ग्राफ में ये बैंड 2 पार्ट्स में ब्रेक कर गया, एक अपर बैंड हो गया और एक लोअर बैंड हो गया। जिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है वो लोअर बैंड में रह गए और जिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है वो अपर बैंड में चले गए। तो ये आपको दिख रहा है। इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है वो आप देखिए ग्राफ में, इन दोनों के बीच का हिस्सा देखिए फॉरबिडन गैप है। चूंकि एनर्जी एक्सिस पे इसलिए आपने इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप लिखा है। इस एनर्जी की वैल्यू Eg से मेंशन की आपने। ये एनर्जी दोनों बैंड्स, जो लोअर बैंड है जिसको हम वैलेंस बैंड के नाम से जानेंगे और जो अपर बैंड है जिसको हम कंडक्शन बैंड के नाम से जानेंगे, तो इन दोनों बैंड के बीच के फॉरबिडन इलाके की एनर्जी है। उस जगह कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, इलेक्ट्रॉनों का रहना वहाँ फॉरबिडन है, वर्जित है, नहीं रह सकते। कम एनर्जी है तो वो नीचे वाले बैंड में रहेंगे, वैलेंस बैंड। अब आप अपनी पुरानी पिक्चर को देखो तो एटम के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते थे, तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन होते थे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते थे। अगर उनको इतनी एनर्जी मिल जाए रूम टेम्परेचर पर कि वो अपने आउटर ऑर्बिट से निकलकर कहीं भी घूमने फिरने के लिए फ्री हो जाएं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को आप फ्री इलेक्ट्रॉन कहते थे, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहते थे। तो यहाँ पर आप वही चीज़ देख रहे हैं कि पूरे एक मोल की बात आपने कर दिया, पूरे सब्सटेंस की बात कर दी। तो जिन जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम है वो निचले बैंड में रह गए, वैलेंस बैंड में रह गए, और जिनकी एनर्जी ज़्यादा हो गई वो कूद के कंडक्शन बैंड में चले गए। तो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो रहेंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे और वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जाने जाएंगे। तो ये जो एनर्जी बैंड ग्राफ आपको दिखा, अब हमने उसमें इतना समझा दिया कि ग्राफ गंदा भी हो गया है, तो आपको साफ सुथरा देखना है। तो कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि जब ये आपको वीडियो मिला हो तो आपको नोट्स भी अवेलेबल हो गया हो, और नहीं तो वीडियो को आप शुरू से जब देखेंगे तो उसमें साफ सुथरा ग्राफ भी है, आप उसको ज़रूरत से बना लेंगे। अब हम लोग एनर्जी बैंड से जब जान गए तो अब यहाँ से हमें जो नॉलेज गेन करके ड्रा करनी है, तो किसी भी सब्सटेंस, भले ही हमने ये सिलिकॉन के लिए खींचा है, तो ये किसी भी सब्सटेंस के लिए होगा। उस हर सब्सटेंस जो सॉलिड होगा, सब्सटेंस होगा, उसमें 2 बैंड होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के हिसाब से देखा जाए तो एक लोअर बैंड जिसमें लो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसे वैलेंस बैंड कहेंगे, और एक अपर बैंड जिसमें हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंस बैंड से निकल के ऊपर जा सकते हैं, उसे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और उस बैंड को कंडक्शन बैंड कहेंगे। इन दोनों के बीच का इलाका फॉरबिडन है, इलेक्ट्रॉन वहाँ नहीं रह सकता, और वो एनर्जी, उनके बीच की एनर्जी बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप के नाम से जानेंगे, Eg से लिखेंगे। अलग अलग सब्सटेंस के लिए बैंड गैप एनर्जी Eg की वैल्यू अलग अलग होती है। तो इतना जानने के बाद अब हम अगले पेज पर चलते हैं और ये जानेंगे कि जो अभी एनर्जी बैंड डायग्राम हमने जाना, तो इस एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर हम कंडक्टर को, इंसुलेटर को और सेमीकंडक्टर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसको जानेंगे।
तो सबसे पहले आपके सामने बोर्ड पे चमक रहा है एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स में आपकी जो नॉलेज है पहले से वो ये है कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन वर्ड आ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन आप जानते हो कि कंडक्शन बैंड में रहते हैं, अपर वाले बैंड में रहते हैं। तो इसलिए कंडक्टर में दो कंडीशन, दो स्टेट पॉसिबल है। एक, या तो दोनों एक दूसरे से ओवरलैपिंग करते हैं। ये जो लेफ्ट वाले चित्र में आपको दिख रहा है कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एक दूसरे को देखिए ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसका मतलब वैलेंस बैंड के ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आपको दिख रहे हैं। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ध्यान से देखो तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि बीच में इतना हिस्सा ग्रीन कलर से मैं शेड कर दे रहा हूँ, ये हिस्सा ओवरलैपिंग का है। तो जाहिर है कि वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में है, यानी ये इतनी एनर्जी है कि दिस इज फ्री। तो ऑलरेडी फ्री है तो फिर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हो गए। एक दूसरी पॉसिबिलिटी आपको राइट साइड में दिख रही है। राइट साइड में दिख रहा है कि इनके बीच वेरी स्मॉल एनर्जी गैप होता है। ये एनर्जी गैप देखिए हमने लिख भी दिया है 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों बैंड के बीच का एनर्जी गैप 0.7 है। तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उनको रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी आसानी से मिल जाती है, वो कूद के कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो आपको पिंक डॉट्स जो कंडक्शन बैंड में दिख रही है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ही दिख रही है। तो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में भी अच्छे खासे नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। तो इस तरह से आपने कंडक्टर्स में देखा कि या तो ओवरलैपिंग के द्वारा या वेरी स्मॉल एनर्जी गैप होने के कारण वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आसानी से चले जाते हैं और प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं कंडक्शन करने के लिए। तो अब हम लोग अगले पेज पर चलते हैं, जहां पर एक बात और बता दें कि अगर ये 0 केल्विन का टेम्परेचर होगा, 0 केल्विन मतलब स्मॉलेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, तो 0 केल्विन के टेम्परेचर पर ये कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं रहेगी कंडक्शन बैंड में जाएं, तो वो नहीं होगा। ये जो भी डायग्राम आपको दिखाए गए एनर्जी बैंड के, ये रूम टेम्परेचर पर दिखाए गए हैं। अब अगले पेज पे हम आ जाते हैं। तो अगले पेज पे पहुंच गए हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम में इंसुलेटर्स हम देखेंगे। तो यहाँ पर भी लोअर बैंड आपको देखिए ग्राफ में दिख रहा है वैलेंस बैंड, और अपर बैंड आपको दिख रहा है कंडक्शन बैंड। तो इंसुलेटर में खास बात है कि इनके दोनों बैंड्स के बीच वेरी लार्ज एनर्जी गैप होता है। इनके बीच जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज़्यादा होता है। तो ये लार्ज एनर्जी है। रूम टेम्परेचर पे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं मिलती कि कूद के कहाँ पहुँच जाए, कंडक्शन बैंड में। तो फिर वैलेंस बैंड तो कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन कंडक्शन बैंड आप देख रहे हैं एम्प्टी है। एक आध इलेक्ट्रॉन छटक के पहुँच सकता है, लेकिन वो नेग्लिजिबल ही इलेक्ट्रॉन है, आपका वो करंट को फ्लो कराने में कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। तो इंसुलेटर्स में आपने देखा वेरी लार्ज एनर्जी गैप होने के कारण कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है और रेजिस्टिविटी बहुत ही लार्ज है। अब हम लोग इसमें आगे बढ़े तो हम लोग पहुंचेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टी जो भी है कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच की है, तो इस आधार पे इनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो मतलब इनके बीच का जो गैप है वो स्मॉल एनर्जी गैप है। जो ये बैंड गैप एनर्जी है ये बहुत स्मॉल है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। तो यहाँ पर रूम टेम्परेचर में वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिलती है कि वो यहाँ से जंप करके कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से जंप करके हमने ग्रीन एरो से आपको दिखाया कि जंप करके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन
चले जाएंगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंडक्शन बैंड में आपको मिल जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो कंडक्शन बैंड यहाँ एम्प्टी नहीं होता है, बल्कि ये पार्शियली फिल्ड होता है। रूम टेम्परेचर पर ये पार्शियली फिल्ड है। सिलिकॉन के लिए ये बैंड गैप एनर्जी आप देखें, ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जर्मेनियम के लिए और भी कम है। तो इन दोनों में पार्शियली फिल्ड हमें कंडक्शन बैंड मिलता है। रूम टेम्परेचर पर इनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से तो काफ़ी अधिक है, लेकिन कंडक्टर्स के कंपेरेटिवली अभी भी इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम है। अब हम इनकी कंडक्टिविटी अगर हम बढ़ाना चाहेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कोई जुगाड़ करना पड़ेगा हमको। हम किसी मेथड से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कंडक्शन बैंड में हमको बढ़ाना पड़ेगा, तो वो आगे की बात है। फिलहाल एनर्जी बैंड के बेसिस पे आपने ये देख लिया कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंशिएशन है। ये नॉलेज आपको दिमाग में होना चाहिए। आपको हम रिवाइज करके बोल सकते हैं, आपको पिछले पेज पे हम ले चल के दिखा सकते हैं फिर से कि कंडक्शन बैंड में या तो ओवरलैपिंग होती है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की, ये ओवरलैपिंग होगी, या इनके बीच वेरी स्मॉल एनर्जी गैप होगा कि रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कहाँ पहुँचे हुए होंगे, कंडक्शन बैंड में, तो प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे और ये एक कंडक्टर की तरह से बिहेव करेगा। तो कुछ डेटा है, जैसे ये वेरी स्मॉल गैप कितने का होगा, तो ये 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। ये छोटे मोटे डेटा आपको याद करना होता है। इंसुलेटर में यही बैंड गैप एनर्जी काफ़ी लार्ज होता है, वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा होता है। तो ये डेटा आपको याद करना है, वेरी लार्ज गैप है, जिससे कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी रूम टेम्परेचर पर नहीं मिलती कि वो कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएँ, और वो एम्प्टी रहता है, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी नेग्लिजिबल है, रेजिस्टिविटी वेरी लार्ज है। सेमी कंडक्टर में आए तो इन दोनों के एकदम बीच की बात हो गई, और बैंड गैप एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे कम है, और अच्छे जो बेटर सेमी कंडक्टर है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, 4th ग्रुप का एलिमेंट है, तो इनकी देखिए बैंड गैप एनर्जी 1.1 और 0.7 रेस्पेक्टिवली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। और रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी मिल जाती है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जाते हैं, तो पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड यहाँ पर मिल जाता है, जिससे कि इसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर के कंपेरेटिवली तो काफ़ी अधिक हो जाती है। फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि रूम टेम्परेचर पे ये कंडक्टिविटी इतनी अधिक नहीं है कि ये कोई अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे पाए। तो हम इसको बेटर बनाने के लिए कुछ इसमें जुगाड़ करेंगे, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज हम क्लास को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। आपको समय है अभी, आप चाहे तो शुरुआती हिस्सा वो फिर से रिपीट कर लें, जहाँ एनर्जी डायग्राम आपको ध्यान से दिख जाएगा, उसको ध्यान से देखें और फिर बातें आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। अगले टर्न पर हम लोग पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।